कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर का ये सौभाग्य है कि जिनकी शिक्षाधानी जबलपुर रही है और साहित्य जहाँ से शुरू हुआ है। वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, सभी जानते हैं। हमारे साथ कवि नरेश सक्सेना जी मौजूद हैं। एक छोटी सी बात हम नई पीढ़ी के साहित्यिक जगत के जो चमकते सितारे हैं उनके लिए करना चाहते हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि नया क्या लिखा जा रहा है। अभी आप नया कुछ लिख रहे हैं, तो जो लिखने वाले हैं उनके लिए क्या बात आप कहना चाहते हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। पहला प्रश्न तो यही है कि इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं छात्र रहा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो मेरी शिक्षा में और मेरे सोच समझ में विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, गणित का, साहित्य का और सभी कलाओं का एक मिला जुला आधार है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जो समकालीन पत्रिकाएं आती हैं उनमें कहानी, कविता या नए प्रकाशित उपन्यास भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कायदे से जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आइंस्टाइन की बायोग्राफी आधी से ज़्यादा पढ़ी मैंने, और स्टीफन हॉकिंग का द ग्रैंड डिज़ाइन नाम की किताब है। पहली किताब उसकी जो थी स्टीफन हॉकिंग की, वो टाइम के बारे में थी, और उसके बाद की जो किताब आई वो छूट गई थी मुझसे, द ग्रैंड डिज़ाइन। तो वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, और बाकी जो अखबार तो हम पढ़ते ही रहते हैं। वो नया भी नया क्या कुछ नया लिख रहे हैं आप। नया क्या लिख रहा हूँ, मैंने 10-15 साल पहले चंबल के बारे में कविता लिखनी शुरू की थी। चंबल एक नदी का नाम, उसका पहला हिस्सा छप चुका है, दूसरा हिस्सा भी छप चुका है, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही और मैं उसे लिखता चला जा रहा हूँ। तो मेरी कविताएं आम तौर पर उनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, और छोटे स्ट्रक्चर की कविता में आप उसकी संरचना को आकार दे सकते हैं, एक सुंदर रचना बना सकते हैं। लेकिन चंबल एक नदी का नाम कविता जो है वो मेरे हाथ से बाहर निकल गई, और वो आगे जैसे नदी बढ़ती चली जाती है, जब तक वो समुद्र से मेल नहीं लेती तब तक बहती ही जाती है। तो वो उसका बहना रोक नहीं रहा, और उसका समुद्र अब लगता है आ गया है, या मैंने ये मान लिया है कि यही समुद्र है इसका। ये सबसे लंबी कविता होगी मेरे ख्याल साहित्य जगत की। ये साहित्य जगत की सबसे लंबी होगी ये नहीं कह सकता, क्योंकि अंधेरे में एक लंबी कविता मुक्तिबोध की है, और शायद वही सबसे लंबी कविता है हिंदी की, या प्रसिद्ध कविताओं में तो वही कविता लंबी है। वरना तो फिर खंड काव्य हो जाता है और महाकाव्य हो जाता है, उनको छोड़िए। लेकिन हमारे समकालीन आधुनिक हिंदी जगत में जो कविता प्रसिद्ध है वो मुक्तिबोध की अंधेरे में है। आगे की कविता असाध्य वीणा भी लंबी कविता है, उतनी लंबी वो मुझे नहीं लगती। आपकी रचनाओं में विज्ञान भी जुड़ता है। विज्ञान तो आपके जीवन में, आप जिस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बिना विज्ञान के संभव नहीं थी ना। हम जो कपड़े पहने हैं, जो स्टिचिंग हो रही है, जो मशीनें सिल रही हैं कपड़े, तो बिना मशीन के लिफ्ट से हम ऊपर आते हैं। ये इतना सारा जो हम इसको उपयोग कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं कि जैसे वो तो बना बनाया ईश्वर की कृपा से पैदा हो गया है, और विज्ञान कोई अलग से चीज है जो हमारी सोच समझ में आनी है। ये विज्ञान ही है, इसको हम जानते नहीं, और जानते इसलिए नहीं है कि वो हमारी भाषा में नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते उसको, हम कहीं से उठा लाए हैं उसको।
अच्छा, इस समय जो लिखा जा रहा है, जी। नए लोग जो लिख रहे हैं, वो आपके साथ कैसा लिख अच्छा लग रहा है। देखिए, जब तक कि नीचे का आधार बहुत बड़ा नहीं होगा, विस्तृत, तब तक उसके ऊपर बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। एक ऊंची इमारत बनाने के लिए, पहाड़ की ऊंची चोटी बनने के लिए एक बहुत बड़ा नीचे, क्योंकि ये सहज विकास है। अगर हमें इंजीनियरिंग से बनाना हो तो हम एक सिंगल 2 फीट दो फीट का 1000 मीटर का पोल बना सकते हैं। लेकिन अगर वो नैसर्गिक रूप से बनना है, किसी पर्वत को, टीले को ऊंचाई लेना है, तो नीचे बड़ा बेस चाहिए। इसलिए नीचे बहुत सारे कवि लिखे, उसके ऊपर फिर कुछ आएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ आएंगे, तो ये संरचना प्रकृति की जैसी होती है। वैसे ही आप ये समझें कि शास्त्रीय संगीत तो बहुत ऊंचा दर्जे का पैदा हो जाए और लोक संगीत हो ही नहीं, यानी प्राइमरी एजुकेशन हो नहीं बच्चों की, और वो सीधा पीएचडी और एमए करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्राइमरी का लेवल बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तब वो मिडिल और सेकेंडरी का बनेगा, तब फिर हायर एजुकेशन का बनेगा, तब रिसर्च का बनेगा। तो नीचे बड़ा बेस होना चाहिए, और उसका स्वागत है। आप अपन जबलपुर में बैठे हुए हैं, तो जी जबलपुर की साहित्यिक परंपरा से आप परिचित हैं। जी। क्या आप महसूस करते हैं? क्या आपने देखा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? अब जबलपुर जबलपुर नहीं रहा। अब जबलपुर जो है, आप बम्बई जाएं, आप लखनऊ जाएं, आप कहीं किसी भी बड़े शहर में, अहमदाबाद चले जाएं या पूना बंगलौर चले जाएं, वही कपड़े, वही दुकानें, वही ब्रांड, वही शिक्षा व्यवस्था, वही राजनीति, सब जगह एक हो गया है, करीब करीब। हाँ, तो अब इस जबलपुर में आकर के मैं जबलपुर को तलाश करता हूँ, तो आ, दुख और निराशा मिलती है। वो जबलपुर तो नहीं मिलता। स्मृतियां हैं जबलपुर से तो मिलती हैं, और थोड़ा बहुत जबलपुर, अब देखिए धीरे धीरे हरिशंकर परसाई नहीं रहे, भवानी प्रसाद तिवारी नहीं रहे, रामेश्वर गुरु नहीं रहे, तो धीरे धीरे ये जबलपुर विदा हो रहा है। आप जैसे कुछ लोग हैं, मुकुल जैसे कुछ लोग हैं, साधना जैसे कुछ लोग हैं, ज्ञान रंजन बस गए हैं, इलाहाबाद के हैं, हाँ, लेकिन जबलपुरिया हो गए हैं। अब 6 साल मैं रहा, और मेरी रोजी रोटी तो उसी इंजीनियरिंग से चलती है, तो मेरी जिंदगी में तो बसा हुआ है। जब तक मैं हूँ, तब तक जबलपुर मेरे भीतर है। अब उसके बाद आप लोग जाने, और आपका अच्छा उस समय का कोई जबलपुर। साहित्यिक संस्करण गांधी जी के साथ आप बहुत साहित्यिक संस्मरण है। देखिए, एक हरिशंकर परसाई के घर हम लोगों का आना जाना मिलना होता था। सोमदत्त थे, यहाँ गुजर गए जल्दी। विनोद कुमार शुक्ल थे, मैं था, ज्ञान रंजन थे। अब उस समय के जो ये लोग थे, उसमें और भी लोग थे, और पुरुषोत्तम खरे थे यहाँ पर, श्री बाल पांडे थे यहाँ, बहुत लोग थे, और धीरे धीरे गुजर गए। हम 3 लोग अभी बचे हैं, लेकिन इनमें एक ज्ञान रंजन है, वो जबलपुर में है, विनोद कुमार शुक्ल रायपुर में है, और मैं लखनऊ में हूँ। लेकिन अभी विनोद जी पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मैं बनाने की कोशिश में हूँ, तो मैं रायपुर में था, और उसी सिलसिले में, क्योंकि हम जबलपुर में एक साथ रहे, और जबलपुर आया हुआ हूँ, और शाम को तय है कि ज्ञान रंजन से मिलना है। तो हम लोग ये परसाई जी के ज़माने के 3 लोग अ, अभी जिंदा हैं, लेकिन वो सब जो है 90 के पास पहुंच रहे हैं, 90 के पास पहुंच रहे हैं। अब जबलपुर का जिम्मा आप जैसे लोगों पर ही है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो विरासत आप लोगों की साहित्यिक, उसको किस रूप में देख रहे हैं आगे? पूरे देश की बात कर लें। वो जाएगी आगे, वो रुकेगी, रोके तो नहीं रुकेगी। जब अवरोध होता है, तो 2 ही चीज़ें होती हैं, कि या तो
प्रवाह उसको पार करता है, उसको काट करके, या थोड़ा दिशा बदल के आगे चला जाता है। प्रवाह तो रुकता नहीं है और प्रवाह नहीं रुकेगा। मैं देख रहा हूँ सुबह से लगातार जब लोगों को खबर मिल रही है तो लगातार आते जा रहे हैं, और ऐसे भी आते जा रहे हैं जो ये मान के आते हैं कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन होता ये है कि मैं इस अपने संकोच में उन्हें बताता नहीं हूँ कुछ देर तक, कि मैं उन्हें पहचान नहीं रहा, और थोड़ी बात करते 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 कुछ बातें उनके मुंह से निकलती हैं, तब अरे आप वो है याद आता है। तब याद आता है। तो इस शहर से बहुत मुझे जीवन मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान का आधार मिला, प्रेम बहुत मिला। और अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो ससुराल भी तो जबलपुर में है। खैर जबलपुर से आपका जुड़ाव तो है, लेकिन जिन दर्शकों तक ये पहुंचेगा जी समाचार, जी। तो वो चंबल की अपन चर्चा करते हैं तो चंबल की पंक्तियां हो देखिए, जाएं। चंबल ऐसा है कि मेरी आत्मा जो है वो तो नर्मदा के जल से बनी है। जो ज्ञान मैंने यहाँ प्राप्त किया, कुछ दिन बुंदेलखंड में भी बिताए, बेतवा भी है, नर्मदा भी है, लेकिन मेरी हड्डियाँ इस देह की, जो मेरे दिमाग के तंतु हैं, उनमें तो चंबल बसी हुई है, और कभी कभी वो प्रकट भी हो जाती है। एक बार रायबरेली में वो बंदूकें लेकर के आ गए थे, और जो आगे खड़ा हुआ था, झपट के थोड़ी देर में शांति से बात करता रहा, फिर मैंने झपट के उसकी बंदूक छीन ली। मैंने कहा भूल जाना कि मैं गंगा गोमती के इलाके का नहीं हूँ, मैं चंबल का हूँ, कि बंदूकें मुझे मत दिखाओ। वो ठेकेदार लोग थे जो बंदूकें लेकर के आए थे। तो खैर उसको भूल जाए। चंबल का मैं एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। चंबल पौराणिक नदी है, और पुराणों से बह करके वो हमारी आज वर्तमान तक, बल्कि विनोद कुमार शुक्ल तो ये कह रहे थे रायपुर में कि वो प्राचीन काल से पौराणिक कालों से बहती हुई नदी हमारे घर तक आ गई। वाह, क्या बात ये महाराजा रंतदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी, ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक एक अशांत नदी। चंबल के तट तीर्थ नहीं है, उसके बारे में प्रसिद्ध है कि दरस करे तो रागी होए, और परस करे तो बागी होए, और करे आचमन मूड से राधे, चंबल तो बड़ भागी होए। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम, जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं तैरती, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है, और वो कौन सी लड़की है जिसमें खून नहीं बहता, जो प्रतिशोध से भरी नहीं है, और जिसमें लाशें नहीं तैरती। नए रचनाकारों की आप बता दीजिए, ये सुनेंगे जब देखेंगे आपको हो सकता है प्रेरित हो जाएंगे बेहतर लिखने का। नए रचनाकारों के लिए या नए रचनाकारों के बारे में एक ही बात है। देखिए, नहीं, कवि के रूप में नहीं जानता कोई। वो साइकिल नाम की पत्रिका निकालते हैं बच्चों के लिए, उसे लोग जानते हैं, लेकिन उनकी एक कविता है, धूप निकलती है, रोज सवेरे धूप निकलती है, और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। अरे उसमें उसमें मैंने भी कुछ पंक्तियां जोड़ दी हैं कि धूप से पहले चिड़ियां गाती हैं, उससे पहले रंग बिखरते हैं, उससे पहले मोती झरते हैं,
फिर कब जाकर के धूप निकलती है। पर किसी किसी दिन बदली होती है और धूप की अदला बदली होती है। पर ऐसा कुछ दिन ही होता है। बोलो साथी, फिर क्या होता है? धूप निकलती है। ये कविता सुंदर कविता है और उसके पीछे एक बात है जो कविता में नहीं कही गई। जो किसी भी कविता के पीछे उसका एक अंतर्पाठ होता है कि हवा, पानी, बारिश, धूप इसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। हाथ में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर हाथ धूप में मुट्ठी खोलो, धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। जब आप हाथ पसार कर प्रकृति के सामने जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा। आप मुट्ठी बांध प्रकृति के ऊपर मुट्ठी कसना चाहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। प्रकृति तो बर्बाद होगी, लेकिन अपने साथ साथ, क्योंकि आप ही प्रकृति का हिस्सा हैं, ये मत भूलिए कि प्रकृति पे कुल्हाड़ी चलाएंगे तो आप बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। और एक एक कविता और सुना दूं मैं आपको, वो भी आलोक वर्मा रायपुर में हैं, उनकी कविता है। एक फूल खिला, डाली पर खिला एक फूल, एक बार तो मेरी आंखों में खिला एक बार, और मेरी आंखों में खिला एक बार तो मेरी स्मृतियों में खिला बार बार। और जो मेरी स्मृतियों में खिला बार बार तो मेरे शब्दों में खिला एक बार। और जब शब्दों में खिला एक बार फिर तो खिला ही रहा। दुनिया का कोई ऐसा फूल नहीं है जो खिले तो मुरझाए नहीं, लेकिन ये फूल जो शब्दों में खिल गया तो फिर वो नहीं मुरझाता। और ये साहित्य है, ये कविता है, वही ऐसा फूल खिला सकती है। प्रकृति से कुछ अलग और ऊपर उठ करके ये फूल खिलते हैं, ये साहित्य खिला सकता है। गंगा, गोमती, नर्मदा और चंबल का साहित्यिक संगम हमें देखने मिला और संस्कारधानी का सौभाग्य है कि नरेश सक्सेना जी हमारे साथ रहे। अभी बातचीत लगातार चली, नए लोगों के लिए भी बात कही और अपनी सबसे प्रख्यात कविता चंबल भी हमको सुनने मिली। मैं सिर्फ नर्मदा के तट पर इतना कहूंगा डॉक्टर सुमित के शब्दों की, दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर रेबा का आशीष।